हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में यूनियन जुडिशरी के विषय में कुछ पढ़ेंगे। यूनियन जुडिशरी के विषय में जो प्रावधान है वो दिया गया है भारत के संविधान में पार्ट 5 में। इसका चैप्टर है 4 और टोटल आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124 से 147 तक। आज के लेक्चर में हम लोग 124 से 130 तक के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, जो भारत का संविधान है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। जो बाकी सब कानून इसके अंडर में है। तो कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अंतर्गत ही कोई और दूसरा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया गया है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसका कई मीनिंग निकल सके, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इंटरप्रेट कर सकें। लेकिन इसलिए हमेशा डिस्प्यूट अराइज हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट हमारा फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करके बताएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, क्या कैसे इंटरप्रेट करना है। तो अगर कोई डिस्प्यूट मान लीजिए अराइज हो भी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो कोई एक अथॉरिटी चाहिए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए जो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। वो एक आर्बिट्रेटर का भी काम करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये आर्बिट्रेशन वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में करेगी, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में करेगी, ना कि किसी और मैटर्स में आर्बिट्रेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मेन फंक्शंस है एकदम ब्रॉडली हम लोग देख लें अगर, तो ये संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है। जो संविधान में लिखा है उसको उन शब्दों का क्या मीनिंग है, उसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो फाइनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये संविधान का गार्जियन भी है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट उसका संविधान का संरक्षक भी है। और इसका सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी है कि वो संविधान सर्वोच्च है। पार्लियामेंट भी सर्वोच्च नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में सर्वोच्च संविधान है, तो इसकी सर्वोच्चता को प्रोटेक्ट करे, बनाए रखे, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं सिटीजन्स को, उसका भी गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। और जो भी दो दूसरे कानून हैं देश में, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो अन्य कानून है, उसका भी फाइनल इंटरप्रिटेटर सुप्रीम कोर्ट है। उसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन है, लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रिटेशन देगी कि इस लाइन का मतलब ये है, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है अपील की, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, दोनों ही मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट लास्ट एंड फाइनल अपील की अथॉरिटी है। इसके ऊपर कुछ नहीं है जो जहां अपील की जा सके। चलिए अब आर्टिकल 124 देख लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत सुप्रीम कोर्ट का कैसे एस्टैब्लिश हुई और कैसे इसका संरचना हुआ, कैसे इसका गठन हुआ। देखिए, आर्टिकल 124 में दिया हुआ है कि एक भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी। ये तो सिंपल है। जो स्टार्टिंग में हमारा संविधान था तो उसमें था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इसके अलावा 7 जजेस और होंगे। और लेकिन ये लिखा था कि पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के इस संख्या को बढ़ा सकती है। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया और इस 7 की संख्या को 33 कर दिया। तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 और जजेस, टोटल 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और वो अपने दस्तखत से और सील से ये ऑर्डर इशू करते हैं। कैसे अपॉइंटमेंट होता है? तो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इन लोगों से मंत्रणा करने के बाद होता है, निम्न लोगों से मंत्रणा करने के बाद होता है। एक तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के उस समय जजेस हैं
और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे मंत्रणा की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनमें से किसी जिससे भी प्रेसिडेंट उसे समझे उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कंसल्टेशन किया जाता है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस का ही अपॉइंटमेंट हो रहा है तो फिर कंसल्टेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन अदर जजेस के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कंसल्टेशन किया जाएगा। लेकिन और ये कंसल्टेशन मैंडेटरी है। चीफ अगर कोई अदर जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना जरूरी है। देखिए, लेकिन जो जजेस से कंसल्टेशन होता है, वो कंसल्टेशन के बाद जो उनका व्यू आया वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है कि जो उन्होंने व्यूज दे दिए वो उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है कि चीफ जस्टिस की जो ओपिनियन आती है उसके बाद कैबिनेट उसको डिस्कस करती है और इसके बाद अपनी वो एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, और वो एडवाइस उस एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसी एडवाइस के अनुसार काम करते हैं। चीफ एक्चुअल में होता ये, जो चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन आती है वो कैबिनेट इसको डिस्कस करती है और वो फिर रिकमेंडेशन भेजती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस से ही काम करते हैं, उसी को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, जो कंसल्टेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए और उसमें व्यूज एक्सचेंज होना चाहिए, और सारे मेरिट्स को कंसिडर करने के बाद, ठीक है, सारे मेरिट्स को कंसिडर करने के बाद व्यूज दिए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जो होंगे उस समय सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और सुप्रीम किस एज तक ये लोग जज अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? 65 साल की एज तक ये जज अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं। 65 साल की एज में वो रिटायर होते हैं। इसके अलावा जज चाहे तो, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे तो वो रिजाइन भी कर सकते हैं और वो प्रेसिडेंट को संबोधित करेंगे और अपना रेजिग्नेशन दे करके प्रेसिडेंट को संबोधित करके वो रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? एक तो उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है, और दूसरी बात कि इन 3 चीजों में से एक वो फुलफिल करें। पहली क्या है? या तो वो एटलीस्ट 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हों, लगातार किसी हाई कोर्ट के जज 5 साल के लिए रहे हों, ठीक है, और वो अगर एक हाई कोर्ट की नहीं है, कई हाई कोर्ट में रहे हैं, तो लगा उन सारे हाई कोर्ट्स का मिलाकर के कंटिन्यूटी में, और कंटिन्यूटी में कई हाई कोर्ट में रहे हैं, पहले एक हाई कोर्ट में थे, फिर दूसरे हाई कोर्ट में चले गए, फिर तीसरे हाई कोर्ट में चले गए, तो सारे हाई कोर्ट का टेन्योर काउंट कर लिया, ऐड कर लिया जाएगा। वो 5 साल कम से कम होना चाहिए। अगर वो है तो वो अपॉइंट किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर, और या फिर वो हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किए हो फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, ठीक है। किसी एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो मल्टीपल हाई कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में होना चाहिए और 10 साल मिनिमम उनको प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। और या फिर तीसरा, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड और काबिल ज्यूरिस्ट है, जुडिशियल पर्सन है, तो फिर वो भी प्रेसिडेंट उस पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, भले ही उन्होंने ये दोनों क्वालिफिकेशन उनके अंदर ना हो। अच्छा, मान लीजिए ये जो एडवोकेट वाला है, एडवोकेट में 10 साल का है, इसमें हम वो पीरियड भी काउंट कर लेंगे अगर वो पर्सन कुछ समय के लिए जज का रोल निभाया हो, जज की पोस्ट पे होल्ड किया हो, लेकिन वो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर की पोस्ट होनी चाहिए। अगर वो एडवोकेट होने के साथ कुछ समय के लिए जज का पोस्ट होल्ड किया हो तो फिर वो उसको उस पीरियड को भी हम काउंट कर लेंगे, बशर्ते वो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया भी जा सकता है। किस लिए हटाया जा सकता है? केवल एक ग्राउंड है, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और कोई ग्राउंड नहीं है।
अगर बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर हो उनका, या फिर कंपिटेंट नहीं हो, उनका कामकाज में वो कंपिटेंट नहीं हो, तो हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे तुरंत ऑर्डर करके हटा दिया जाए उनको। उनको हटाने के लिए एक एड्रेस दोनों हाउसेज में जाएगा अलग अलग, और वहां पे उसको पास किया जाएगा। वहां पे इंक्वायरी भी होगी और उसके बाद उस एड्रेस को पास किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और वो दस्तखत कर देंगे, तो फिर वो जज अपनी सीट से हट जाएंगे। और वो जो एड्रेस है वो पास कैसे होगा, एक एक हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में। एक तो ये है कि टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की, जैसे लोकसभा की करंटली 543 है, तो जरूरी नहीं है कि जब वोटिंग हो रहे हो तो सारे 543 बैठे हों। हो सकता है 500 ही बैठे हों या 400 ही बैठे हों। तो लेकिन अब बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं, हमें 543 का 50% निकालना होगा। 543 का 50% होता है 273, ठीक है, 272। तो मिनिमम उतने वोट होने पड़ने चाहिए उनको हटाने के फेवर में। 200, अगर सदस्य उतने बैठे नहीं है, 400 ही बैठे हैं वोट करने के लिए, तो भी 272 वोट फेवर में होने चाहिए उनको हटाने के लिए, क्योंकि टोटल सदस्यों की संख्या ऑन पेपर 543 है। इसी तरह राज्यसभा में भी जितना है उनमें से 50% से ज्यादा का उस फेवर में वोट करना चाहिए। प्लस जितने लोग बैठे हैं और वोट कर रहे हैं उस समय सदन में, उनमें से कम 2/3 लोग उनको हटाने के फेवर में वोट करें। जो बैठे हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 लोग वोट हटाने के फेवर में वोट करें, और जो टोटल सदन की संख्या है मेंबर्स की, उसका 50% से ज्यादा लोग उस समय वोट करें जब वोटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो एड्रेस है, ये जो हटाने का प्रपोजल है जज को, उस दोनों सदनों में उसी सेशन में पास होना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा में मानसून सेशन में पास हो गया, राज्यसभा में बजट सेशन में पास हो गया, ऐसा नहीं अलाउ किया जाएगा। तो एक ही सेशन चल रहा है, अगर मानसून सेशन चल रहा है तो दोनों सदनों में उसी सेशन में वो प्रपोजल पास हो जाना चाहिए। अलग अलग सेशन में नहीं, दोनों सदन नहीं पास करेंगे। उसके बाद अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेंगे उधर जज को रिमूव करने का। अच्छा, पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने का। किस चीज के लिए कानून बनाने का? जो प्रपोजल पुटअप किया जाएगा सदन में जज को हटाने का, वो उसका तरीका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, इसके संबंध में कानून बनाने की पावर है दी गई है पार्लियामेंट को। और जब वो प्रपोजल पुटअप किया गया तो जो उसके बाद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो उसके प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे किस चीज के, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज। किसी ग्राउंड पे उसको जज को हटाया जा सकता है और किसी ग्राउंड पे तो हटा भी नहीं सकते। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के संबंध में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे। तो इसके लिए भी कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। इसी पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया है। तो उसकी में इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बताया गया है। इसमें क्या बताया गया तरीका कि एक कमिटी कंस्टिट्यूट की जाएगी, पार्लियामेंट की एक कमिटी कंस्टिट्यूट की जाएगी और वो इंक्वायरी करेगी। तो कंस्टिट्यूट करेगा कौन? लोकसभा में इंक्वायरी होगी तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेंगे, और इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन को भी पावर है, वो कमिटी बना सकते हैं। अच्छा, जो भी पर्सन जो जज के रूप में अपॉइंट हुए हैं उनको अपनी पोस्ट ग्रहण करने से पहले एक ओथ या परमिशन लेना होगा। उन्हें वर्बली भी बोलना, ओथ लेना होगा या परमिशन देना होगा, और राइटिंग में भी दस्तखत करना होगा उस ओथ पे। तो किसके सामने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, या फिर प्रेसिडेंट किसी और व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं ओथ दिलाने के लिए। ठीक है। अच्छा, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें संबंध में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए
चीफ जस्टिस को एक कॉलेजियम से कंसल्ट करना होता है। उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट करके। एक कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। उसको कंसल्ट करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को। और अगर उस 4 में से 2 ने भी एडवर्स ओपिनियन दे दी किसी पर्सन के लिए, तो फिर वो चीफ जस्टिस उसको रिकमेंडेशन में नहीं दे सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते हैं। और केवल सुप्रीम कोर्ट की, केवल चीफ जस्टिस की ओपिनियन ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ये कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। ये मल्टीपल जजेस कंसल्टेशन का मतलब मल्टीपल जजेस से ही कंसल्ट किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मल्टीपल जजेस से कंसल्ट करके फिर अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट प्रावधान ये भी है, द कॉलेजियम शुड मेक द डिसीजन इन कंसेंसस एंड अनलेस ओपिनियन ऑफ द कॉलेजियम इज इन कंफॉर्मिटी विद दैट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो रिकमेंडेशन इज टू बी मेड। तो कॉलेजियम है 4 जजेस का, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें कंसेशन होना चाहिए, वो एक मत होने चाहिए। और उसके बाद चीफ जस्टिस भी उनकी रिकमेंडेशन से एक मत होंगे। जब सभी लोग एक मत होंगे तब रिकमेंडेशन भेजी जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अच्छा, अगर जो सारे नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं किए गए हैं कंसल्टेशन प्रोसेस के, और कुछ एडवाइस भेज दी गई है, रिकमेंडेशन भेज दी गई है चीफ जस्टिस द्वारा, तो वो एडवाइस और रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट उस केस में वो चाहे तो ना भी अपॉइंट करे। अच्छा, ये तो हो गया कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट करने का जजेस को। 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, 99th अमेंडमेंट। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान किया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, NJAC का। तो और उसी के लिए, उसी को लागू करने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। पहले 99th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से पावर लेकर के एक एक्ट बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014। और इसमें फिर एक कमीशन बना दिया गया कि ये NJAC शॉर्ट फॉर्म में, NJAC अपॉइंट करेगी जजेस को, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन 2015 में, मतलब नेक्स्ट ईयर, सुप्रीम कोर्ट का एक और केस फैसला आया, 4th जजेस केस उसको बोलते हैं। इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोनों एक्ट हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वाइड है। कौन से दोनों एक्ट? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का 99th अमेंडमेंट एक्ट था वो, प्लस जो उस एक्ट से पावर लेकर के एक NJAC एक्ट 2014 बनाया गया था, वो दोनों ही एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वाइड है, वो वाइड है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अफेक्ट हो रही है। अगर NJAC अपॉइंटमेंट करेगी तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगी, इसलिए करंटली उसने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए करंटली NJAC सिस्टम प्रेवेलेंट नहीं है, ऑपरेशन में नहीं है, और पुराना वाला कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। ठीक है, आइए डायग्राम फॉर्म में देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस होते हैं, 33 दूसरे जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किससे कंसल्ट करते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स। लेकिन ये ऑप्शनल है। दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किससे कंसल्ट करते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, ये ऑप्शनल है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैंडेटरी है कंसल्ट करना। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का? सिटीजन होना मैंडेटरी है इंडिया का, और 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल करें, कम से कम हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल तक, या फिर एडवोकेट रहे हो 10 साल तक हाई कोर्ट में, या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट हो। ठीक है, तीनों में से कोई एक होगा तो वो अपॉइंट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। जज को, सुप्रीम कोर्ट की जज को रिमूव करना है
तो क्या ग्राउंड्स होंगे? केवल मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, केवल इसी ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा। क्या प्रोसीजर होगा हटाने का? पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और दोनों हाउस पास करेंगे एक एड्रेस उनके रिमूवल का, और जब वो एड्रेस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर देंगे जज को रिमूव करने का। क्या मेजॉरिटी चाहिए? टोटल मेंबरशिप जो है, जो टोटल मेंबरशिप ऑन पेपर है उसका 50% से ज्यादा, और जो लोग उस समय वोट कर रहे हैं उसका 2/3। ये हो गया आर्टिकल 124। अब आ जाते हैं आर्टिकल 125 पे। ये सैलरीज वगैरह के लिए है, जो जजेस की सैलरी होगी उसके संबंध में है, ठीक है। जजेस की सैलरी क्या होगी ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है एक कानून बना करके, ठीक है। इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट ने एक कानून बना भी दिया है कि उसका नाम है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट, और इसमें सब सैलरी वगैरह और सारे अलाउंसेस वगैरह बताए गए हैं, और इस एक्ट को समय समय पे अमेंड भी किया गया है, बहुत बार अमेंड किया गया है। अच्छा, प्रिविलेजेस क्या मिलते हैं जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, और अलाउंसेस क्या मिलते हैं? इसके लिए भी पार्लियामेंट कानून बनाती है, और उस कानून में लिखा होता है कि कितने क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे और अलाउंसेस मिलेंगे, और उनको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, क्या पेंशन मिलेगा, ये भी उस कानून में लिखा होता है। जो कानून बनाया गया है उसमें तमाम चीजों का लिए दिया गया है। सैंक्चुअरी अलाउंस क्या दिया जाएगा, रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस दिया जाएगा, टेलीफोन दिया जाएगा, वाटर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज दी जाएंगी, और प्रिविलेजेस लाइक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस विद इन द कंट्री, पेंशन एक्सेट्रा, सब सारा का प्रावधान दिया हुआ है। अच्छा, कभी भी एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर दिया गया तो उनके कार्यकाल के दौरान कानून बना करके भी वो उनके जो अलाउंसेस है, सैलरी है, पेंशन है, वो सबको घटाया नहीं जा सकता। तमाम जो प्रिविलेजेस हैं उनके, उसको घटाया नहीं जा सकता, भले बढ़ाया ना जाए, लेकिन उनके कार्य एक बार जो डे 1 पे उनका डिसाइड हुआ है, जो चल रहा है प्रिविलेज डे 1 पे, उनके सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो उनके कार्यकाल के दौरान संसद घटा नहीं सकती है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 126 पे, एक्टिंग चीफ जस्टिस। कभी कभी एक्टिंग चीफ जस्टिस की भी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के ऑफिस की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। कहां से अपॉइंट करेंगे? जो भी उस समय जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बीच से। और कब करेंगे? जब चीफ जस्टिस की ऑफिस वेकेंट हो, उस पर कोई इनकम्बेंट हो ही नहीं, कोई पर्सन चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ ही ना हो, और वो अभी पेंडिंग हो, उसका सिलेक्शन प्रोसेस पेंडिंग हो, तो उस समय के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। या फिर चीफ जस्टिस टेम्परेरी एब्सेंट हो, या फिर चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटीज परफॉर्म न कर पा रहे हो एब्सेंस की वजह से, या किसी अन्य वजह से, बीमारी वगैरह की वजह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म न कर पा रहे हो, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 126 के अंतर्गत अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। अच्छा, एड हॉक जजेस का भी प्रावधान है संविधान में, ठीक है। किसी हाईकोर्ट के जज को एडहॉक जज के रूप में काम दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के रूप में। तो किसी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो किसी हाई कोर्ट के जज को बोल सकते हैं कि वो आप सुप्रीम कोर्ट में की सिटिंग में अटेंड रहिए और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनिए। भले ही आप हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन टेम्परेरीली आप सुप्रीम कोर्ट के जज का काम भी देखेंगे एज एडहॉक जज। वो एडहॉक जज कहले जाएंगे। वो है एक्चुअल में हाई कोर्ट के जज, लेकिन टेम्परेरीली एज एडहॉक जज वो सुप्रीम कोर्ट के जज का काम देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको राइटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे।
कब करेंगे रिक्वेस्ट? जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी है, कोरम नहीं है और सारे कामकाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेशन चलाने के लिए जजेस की कमी हो रही है, उस केस में वो रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे जिस हाई कोर्ट के जज को वो बुला रहे हैं। दो जगह कंसल्टेशन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जिस हाई कोर्ट के जज को वो बुला रहे हैं अपने यहाँ एज एडहॉक जज फंक्शन करने के लिए। कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा? जितना भी जरूरत हो, जितनी भी जरूरत महसूस हो उतने पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, केवल उसी पर्सन को, उसी जज को, हाईकोर्ट के उसी जज को अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन हो। जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन है, केवल उसी को एडहॉक जज बनाया जाएगा। ऐसे एडहॉक जज की क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर्स हैं? इनकी एडहॉक जज की ड्यूटीज है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को अटेंड करें, जब भी उनकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड हो तो वो अटेंड करें, और इसके लिए वो अपने बाकी ड्यूटीज के ऊपर प्रायोरिटी देंगे सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी को, और एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे अपनी ड्यूटीज उनको डिस्चार्ज करनी होगी। क्या पावर्स हैं? बिल्कुल वही पावर्स हैं जो एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। इस विषय में जुरिस्डिक्शन भी वही है, पावर्स भी वही है, प्रिविलेजेस भी वही है। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रिविलेजेस उनको मिलेंगे, भले ही वो एडहॉक जज है। अच्छा, कभी कभी जरूरत पड़ने पे रिटायर्ड जजेस को भी बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अटेंड करने, सिटिंग अटेंड करने के लिए। आर्टिकल 128 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन रिक्वेस्ट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, किस पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं? जो पर्सन कभी जज रहे हो सुप्रीम कोर्ट के या जज रहे हो हाई कोर्ट के, और लेकिन हाई कोर्ट के जज होने के साथ साथ उनके पास क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, रिटायर थे और रिटायर हो गए, और या फिर हाई कोर्ट के जज थे और उनके पास क्वालिफिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की और ये रिटायर हो गए, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग में बैठिए और एज ए जज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में फंक्शन करिए। लेकिन ये काम उनको करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट लेनी होगी, उसके बिना वो नहीं करेंगे। जो पर्सन ऐसे सिटिंग अपॉइंट होगा, सिटिंग में बैठेगा और जज के रूप में एक्ट करेगा, उसको सारी अलाउंसेस मिलेंगी जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे उस समय। ठीक है, इस पर्सन के पास भी सारी जुरिडिक्शन, पावर्स, प्रिविलेजेस वही होंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जज नहीं माने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माने जाएंगे। और दूसरी बात यह कि वो उनको ऐसे किसी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप जब नहीं, आपको आना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग में बैठना ही होगा, एक सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में एक्ट करना ही होगा। उनके उस पर्सन की कंसेंट लेना भी जरूरी है, और वो पर्सन चाहे तो रिफ्यूज कर दे इस काम के लिए। ठीक है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 130 है, सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां होगी? दिल्ली में होती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चीफ जस्टिस चाहे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेकर के वो किसी और प्लेस पे भी सिटिंग करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है। तो क्या प्रावधान है संविधान में जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाती है सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव का है, ना पार्लियामेंट का है, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से वो जजमेंट दे सकती है। तो कुछ प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, इसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट ना बनाया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटीज इफेक्टिवली डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगी।
अच्छा, वो प्रावधान क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। टोटल 8 प्रावधान देखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट का तरीका। हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस के साथ मैंडेटरीली कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट किए जाते हैं। ऑल्दो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, लेकिन फिर भी मैंडेटरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट करें। और चीफ जस्टिस कंसल्ट करते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कॉलेजियम को, उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। इसलिए जजेस की अपॉइंटमेंट में मिनिस्टर्स का और एग्जीक्यूटिव्स का कोई टोटल डिस्क्रिशन नहीं है, चाहे वो जिसको चाहे अपॉइंट करते हैं। इसलिए वो जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशन से फ्री रहते हैं वो, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा हो तब तक नहीं अपने ऑफिस होल्ड करते हैं। प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है तो उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, दोनों सदनों से पास कराना होगा प्रस्ताव को, इंक्वायरी होगी, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास प्रस्ताव जाएगा, उनके दस्तखत होंगे, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जा सकते हैं। तो इसलिए उनका टेन्योर सिक्योर रहता है। उन जजेस को ये डर नहीं रहता कि मैं कुछ सरकार के खिलाफ जजमेंट दे दूंगा तो फिर मेरे को हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई डर नहीं होता उनके मन में, क्योंकि उनका टेन्योर सिक्योर होता है। उन्हें केवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे भी हटाया जा सकता है, वो भी एक लंबी प्रक्रिया है जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। इसके अलावा थर्ड आ जाते हैं फिक्स सर्विस कंडीशंस। जो उनकी सर्विस कंडीशंस है वो फिक्स है, उनके कार्यकाल के दौरान उसको घटाया नहीं, उनके डिसएडवांटेज के लिए कम नहीं किया जा सकता है। तो वो भी वो बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं कि हमें जो एनरोलमेंट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रही है, प्रिविलेजेस मिल रही हैं, वो किसी भी हालत में मेरे कार्यकाल के दौरान वो कम नहीं किया जा सकता है। तो उनके सर्विस कंडीशन फिक्स्ड होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के खर्चे होते हैं, तमाम अफसर्स और तमाम दूसरे खर्चे और सैलरीज वगैरह जजेस की, तमाम अलाउंसेस जजेस के, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं और इसकी कोई वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में। तो कोई वोटिंग नहीं होती है इसलिए, और लेकिन पार्लियामेंट इसको डिस्कस करती है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंस देने का लिए बहुत अच्छा प्रावधान है संविधान में। आर्टिकल, इसके अलावा नो डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस। आर्टिकल 121 कहता है कि कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा जजेस के कंडक्ट के विषय में, कि जजेस ने क्या काम किया, सही किया, गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया। इसके विषय में आर्टिकल 121 पूरी तरीके से रोक लगाता है कि कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। और ये जजेस चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, उनके कंडक्ट के विषय में कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। लेकिन एक मोशन आ रहा है उनको हटाने के लिए, तो फिर वो डिस्कशन होगा, अन्यथा कोई डिस्कशन नहीं होगा। अच्छा, प्राइवेट प्रैक्टिस पे उनका बैन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आफ्टर रिटायरमेंट। वो किसी भी कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते और किसी भी कोर्ट में एक्ट नहीं कर सकते, या किसी अथॉरिटी के बिहाफ के जो भी इंडियन टेरिटरी में है वहां पर प्लीड नहीं कर सकते। तो इसलिए इससे ये फायदा ये रहता है, वो किसी को अपने कार्यकाल के दौरान किसी को फेवर नहीं कर पाएंगे कि हम जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे ये उल्टा फेवर मिलेगा। इसलिए वो जब उनको रिटायरमेंट के बाद कहीं भी किसी कोर्ट में प्लीड करने की परमिशन नहीं है, किसी ट्रिब्यूनल में प्लीड करने की परमिशन नहीं है, तो फिर वो फ्यूचर में कहीं कोई बेनिफिट डिराइव नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने कार्यकाल के दौरान बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं। अच्छा, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। चीफ जस्टिस खुद अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं, सर्वेंट्स अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दखल नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव का दखल नहीं होता है। और वो उन स्टाफ का वो सर्विस कंडीशंस भी खुद ही डिटरमाइन करते हैं, खुद ही तय करते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा गया है जुडिशरी को। एग्जीक्यूटिव्स को कोई भी जुडिशियल पावर्स नहीं दी गई हैं।
इसलिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई रोल नहीं है। संविधान में साफ लिखा है कि सरकार को स्टेप्स लेने होंगे तो सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। संविधान में लिखा है कि जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव्स को अलग अलग रखा जाएगा, इसलिए भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कायम रहती है और वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।